नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। बता दें, बिलासपुर में युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। भूख हड़ताल का 5वां दिन है और युवा कांग्रेस ने जहां पर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग का पुतला दहन किया है, तो पुतला दहन करते समय युवा कांग्रेस और पुलिस में आपसी झपट भी हो गई। वहीं युवा कांग्रेस ने चेताया है कि जब तक क्षेत्रीय हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन और रेडियोलॉजिस्ट का पद सृजित नहीं किया जाता, तब तक वह धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल तक जारी रहेगा। बिलासपुर युवा कांग्रेस पिछले लगातार 5 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी हुई। जो हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे पहली हमारी मांग है कि जो क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर है, पिछले 2 से लेकर 3 वर्षों से जो एमडी मेडिसिन का पद रिक्त चल रहा है, उसको भरने के लिए हमारी पहली मांग है। जो दूसरी मांग है, जो हमारा क्षेत्रीय अस्पताल है, वहाँ पर पिछले कई दिनों से अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट का पद यहाँ पर काफी समय से खाली चल रहा है। इसको लेकर हम लगातार संघर्षरत है। 5 दिन होने को आज 5वां दिन चल रहा है भूख हड़ताल का, पर ना तो प्रदेश सरकार की तरफ से ना ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आज अभी तक हमारे सामने आई है। आज युवा कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर हमने जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, इन सबका पुतला यहां दहन किया है। और मैं कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं प्रदेश सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को। देखिए साहब, डरने वालों में से तो हम हैं नहीं हैं। किसान आंदोलन का आपको पता ही होगा, दूसरा आंदोलन यहां पर चल रहा है। किसान आंदोलन के बाद अगर आंदोलन कामयाब होगा तो युवा कांग्रेस बिलासपुर का आंदोलन कामयाब होगा। कड़े शब्दों में चेतावनी है कि जल्द से जल्द एमडी मेडिसिन के पद को भरा जाए, साथ के साथ रेडियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति की जाए, गरीबों का शोषण बंद किया जाए। अन्यथा हमारी क्रमिक भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगी, चाहे चुनाव भी खत्म हो जाएंगे। बीते दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिला का दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने रेणुका जी में प्रदेश की 75 वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश में कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर पड़ती जा रही है और पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस से तंग आकर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल के अस्तित्व में आने के बाद सभी सरकारों ने प्रदेश की मजबूती के लिए कार्य किए, मगर इन कार्यों में भाजपा सरकारों का अहम योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष गठन के पूरे होने पर जहां पूरे प्रदेश भर में हम समारोह कर रहे हैं, आज रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमने यहां कार्यक्रम किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ, गर्मजोशी के साथ लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और वहां इस क्षेत्र के विकास के लिए 5.5 वर्ष के कार्यकाल में जो हम कर सकते थे वो हमने किया है और ये भी मैं कह सकता हूँ कि पिछली सरकार की तुलना में और बेहतर किया है। चाहे अपनी पार्टी का विधायक हो, चाहे दूसरी पार्टी का विधायक हो, हर क्षेत्र में जहां विकास की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की हमने कोशिश की है और उसी के अंतर्गत इस विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे विकास के कार्य हमने पूर्ण किए हैं। बहुत सारे विकास के कार्य हमारे प्रगति पर हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरा देश मजबूती के साथ आगे बढ़ कर के अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, वहां हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के भी अस्तित्व के यानी कि गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी हमने तय किया है कि हम सभी विधानसभा क्षेत्र में 75 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी भी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान 68 विधानसभा क्षेत्रों में मैदान में उतरेगी और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जन समस्याओं को लेकर जनता से अपना समर्थन हासिल करेगी। यह जानकारी पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोहर शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के भोले भाले लोगों को आज तक बड़ी पार्टियां मूर्ख बनाती आई है और प्रदेश के लिए विकास करने के बजाय अपने विकास पर ही ध्यान दिया है।
जिसको लेकर अब प्रदेश की जनता को सचेत होने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया है कि यदि प्रदेश की जनता आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी को अपना समर्थन देती है तो हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की जनता की भावनाओं और जरूरतों के अनुसार चलाया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को आज अपनी पार्टी की सख्त आवश्यकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी 68 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी इस बार, और साथ में हमारी रणनीति रहेगी कि हम जो है सत्ता में आते हैं तो ओपीएस बहाल करेंगे और जातिवाद को समाप्त कर हम आरक्षण जो है गरीबी के आधार पे करेंगे। साथ में जो भी हमारे यहाँ जो नौकरियां हैं सभी सुचारू रूप से की जाएंगी, सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को और सभी जितने भी विभाग हैं सभी को रेगुलर किया जाएगा और साथ में उन्हें पेंशन भोगी बनाया जाएगा। 2003 से जो है पेंशन बहाल की जाएगी। इसकी एवज में हमारे विधायक और सांसद पेंशन नहीं लेंगे। साथ में आज हमने कुछ और चीजें हैं जो उसमें अनुसार हम आपको रखते रहेंगे। आज हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए हैं कैप्टन राकेश कुमार जी, जिन्हें हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ में हम घुमारवीं विधानसभा से मैं अपना सभी की सहमति से अपना नाम जो है विधायक के लिए रखा है और मैं यहाँ घुमारवीं विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। और जनता से भी अनुरोध है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम अपने मुद्दों को लेके बाहर आ सकें। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में गरिमापूर्ण समारोह में रामेश्वर सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे हैं। राज्यपाल ने राकेश शर्मा, कर्नल राजेश कुमार शर्मा और डॉक्टर नैन सिंह को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया है। इस मौके पर विधायक गण, मुख्य सचिव आरडी धीमान, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पीएस राणा इत्यादि गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मुझे जो ईश्वर ने और हिमाचल की जनता ने मौका दिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस विश्वास पे खरा उतरूं। मैं पहले यहाँ की कमीशन की क्या वर्किंग है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया है, उसको समझने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपकी जो भी प्रश्न होंगे और क्वेरीज होंगी उनका पूरा उत्तर दूंगा। अभी मेरी यही कोशिश रहेगी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से, ताकि लोगों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न हो, कमीशन की जो भी प्राथमिकता है उनको पूरा करने की कोशिश करें। मेरी ओर से सभी चेयरमैन और सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिमाचल प्रदेश सेवा आयोग नेतृत्व से काम कर रहा है। पिछले कई वर्षों से बहुत सारी जो रिक्तियाँ हिमाचल प्रदेश में रहती हैं पदों को रखने की दृष्टि से, उसके लिए बहुत सफलतापूर्वक एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। 3 दिन के यातायात के लिए बहाल किया गया कंडवाल स्थित चक्की सड़क पुल लगभग 27 घंटे बाद एनएचआई की रिपोर्ट पर प्रशासन ने बंद कर दिया है। बारिश से पानी का बहाव बढ़ जाने के कारण पुल की सुरक्षा को लेकर कांगड़ा व पठानकोट के उपायुक्तों को मेल करके तुरंत प्रभाव से चक्की पुल पर यातायात बंद करने को कहा गया है और पिलरों को सुरक्षित करने के लिए मशीनों से पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। एडीएम रोहित राठौड़ ने कहा है कि पानी को डाइवर्ट करने का कार्य प्रगति पर है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए आर्मी की सहायता भी ली जा रही है और ऐसा अनुमान लगाया है कि कुछ दिनों तक पुल यातायात के लिए बहाल नहीं होगा। देखिए, जो NH 154 है, आपको मालूम है कि चक्की खड्ड के ऊपर एक जो हमारा रोडवे ब्रिज है, उसके जो पियर 1 पियर 2 है, वहाँ पे अभी हाल ही में जो भारी बरसात हुई है उसके नीचे जो सॉइल इरोजन की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी ज़्यादा चांसेस हैं उसको सॉइल इरोजन के, तो जिसकी वजह से खतरा जो है उसमें हो सकता है। और आशंका ये भी NH द्वारा व्यक्त की गई, NHI अथॉरिटीज़ द्वारा, कि अगर वो लगातार भूमि कटाव चलता रहा तो उसकी वजह से जो ब्रिज के जो पियर्स हैं वो नीचे गिर सकते हैं, जैसे कि रेलवे ब्रिज में ये देखा गया था। इसके लिए जो है बहुत ही वॉर फुटिंग के ऊपर अभी कार्य आरंभ कर दिया गया है और NHI ने स्पेशली रिक्वेस्ट भी किया है 21 सब एरिया पठानकोट आर्मी अथॉरिटीज़ को, और जिसकी कॉपीज़ जो हैं लेटर के माध्यम से हमें भी प्राप्त हुई है और हमने भी जो है आर्मी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी मैन और मशीनरी जो है इमीडिएटली डिप्लॉय करें, और जो कि उन्होंने लगभग अपनी मशीन्स अपने पूरे के पूरे जितने भी उनके इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको उन्होंने डिप्लॉय किया है वहाँ पे, और NHI के साथ आर्मी अथॉरिटीज़ भी जो है लगातार उस पर कार्य कर रही है।
बीते दिन गुरीला संघ की बैठक ढालपुर कुल्लू में आयोजित की गई, जिसमें कुल्लू व लाहौल के सैकड़ों गुरीलाओं ने भाग लिया है। यह बैठक जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह राणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और अखिल भारतीय गुरीला संघ के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन प्रीतम सिंह ठाकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरीलाओं के हक में फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि गुरीलाओं के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ न कुछ नीति बनाए। उन्होंने कहा है कि यह उनकी पहली जीत है और अब 27 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा है कि इस दिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पॉलिसी पेश करनी होगी और हमें उम्मीद है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भारतीय किसान संघ के द्वारा किसानों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और डीसी कार्यालय के बाहर भी किसानों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी की गई है। इस दौरान भारतीय किसान संघ ने मांग रखी है कि अब फसलों की लागत का खर्च किसानों को अधिक आ रहा है और उससे अधिक मूल्य भी किसानों को मिलना चाहिए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू के अध्यक्ष ऋषिराज राणा ने कहा है कि आज के समय में फसलों की लागत बढ़ गई है और उसके बाद मंडियों में किसानों को उचित समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते देश भर में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के रेणुकाजी प्रवास को लेकर रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार ने सरकार को जमकर घेरा है और कार्यक्रम को लेकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर रेणुकाजी पहुंचे हैं और जिसको लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक ने प्रेस वार्ता में कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक खर्चीले मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। गठन दिवस को लेकर फालतू खर्च किए जा रहा है और कार्यक्रम में सरकार की बसें लगाई गई हैं, जिसके चलते कई रूट प्रभावित हुए हैं। विनय ने कहा है कि सरकार को अपने बीते वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए था, जबकि मुख्यमंत्री ने इन विषयों पर कोई बात नहीं की है। आप यहाँ रेणुका जी में आए, आपने बीडीओ ऑफिस की घोषणा की, आपने क्यों नहीं बात की? आपने यहाँ बस स्टैंड की घोषणा की, आपने क्यों नहीं बात की? आपने कॉलेज की बिल्डिंग की बात क्यों नहीं की? आपने जो 4 साल पहले यहाँ शिलान्यास किया था इस डबल लेन पुल का जो ग्रीन नदी पे बन रहा है, आपने उसकी बात क्यों नहीं की? कहाँ गया वो पुल? क्यों नहीं बना आपके 5 साल के कार्यकाल में? तो आपने विकास की यहाँ कोई बात नहीं की, झुनझुना पकड़ा दिया। आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मंडी में क्या हुआ और कांगड़ा में क्या हुआ, उससे सिरमौर की जनता ने क्या लेना? आप ये बताइए, आपने हाटी पे कोई बात नहीं की है, आपने कर्मचारियों पे कोई बात नहीं की, ओपीएस पे आपने कोई बात नहीं की, उनके भत्तों पे आपने कोई बात नहीं की। आपसे मिलने यहाँ एसएमसी के लोग आए, उनकी आपने बात नहीं सुनी। यहाँ डैम हॉस्टीज आपसे मिलने आए, उनके बारे में आपने कोई बात नहीं की। तो आपने आपका जो ये उत्सव है, जो आप 75वां आज़ादी का उत्सव और सरकारी पैसा जो आपने दुरुपयोग किया है, उसके लिए मैं आपको वाहवाही देता हूं कि आप बहुत बड़े खर्चालू मुख्यमंत्री है और आपने प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया है। आप कर्जा लिए जा रहे हैं, आप लोन लिए जा रहे हैं और आप अपने ऐशो आराम पे खर्च कर रहे हैं। आपके 18-18, 20-20 लाख के टेंट लगते हैं, आपके लिए 60-60 बसें जो है वो महिलाओं को लेके आती है और उन महिलाओं को आपने 1 रुपये तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि देवेंद्र सिंह राणा के अनुभव को देखते हुए उन्हें सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। और गौरतलब है कि नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में भाजपा मिशन रिपीट का सपना साकार करने और प्रदेश सरकार नहीं बल्कि रिवाज बदलने के नारे को साकार करने के लिए हर संभव प्रयासों में जुट गई है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि सोदान सिंह को सरकार रिपीट करने में एक्सपर्ट माना जाता है। वहीं उन्होंने कहा है कि सोदान सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं।
निश्चित रूप से आदरणीय सुधांशु सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। वर्षों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में संगठन मंत्री के रूप में काम किया है और वहाँ बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, सरकारों का रिपीट होना, उसका श्रेय मुख्य रूप से अगर किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वो आदरणीय सुधांशु सिंह जी हैं। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के प्रभारी हैं। उन्हें विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है क्योंकि वो सरकारों को रिपीट करने के माहिर हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि उनके प्रभारी बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो सह प्रभारी देवेंद्र सिंह जी बने हैं, अनुभवी हैं, विधायक हैं और नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, निश्चित रूप से उनके हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मार्गदर्शन से भी हमारा जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित होगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ इन दोनों नेताओं के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाएगी। हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश ने वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ने को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहिंद्र सिंह ने कहा है कि समाज में सभी वर्गों को सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीएम जयराम ठाकुर से भी आधा दर्जन से अधिक बार मुलाकात कर चुके हैं और सीएम से मिलने पर उन्होंने इस मामले की पूर्ण जांच डीसी कांगड़ा से करवाई है। इस रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ये वंचित उपजातियां गद्दी हैं और इनके साथ गद्दी शब्द जुड़ना उचित प्रतीत होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि डीसी की ओर से की गई जांच को आखिर क्यों इग्नोर किया गया है और सारे साक्ष्य जुटाने के बाद भी अगर जल संज्ञान नहीं लिया जाता तो आगामी समय में रोष अधिक बढ़ सकता है। हम लोग गद्दी समुदाय के लोग हैं जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गद्दी कोई जाति नहीं है, एक समुदाय का नाम है जिसके अंतर्गत 13 उपजातियाँ आती हैं। हम 6 उपजाति के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जैसे बाडी, हाड़ी, सिप्पी, डोगरी, रिहाड़े, लोहार इत्यादि। हमारे साथ यह विसंगति हुई है कि हम लोग गद्दी होते हुए भी गद्दी नहीं माने जाते हैं। राजस्व अभिलेख में जब हम परिवार सर्कल में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट निकालते हैं तो हमारे नाम के आगे गद्दी शब्द नहीं जुड़ा है, जबकि जो साक्ष्य हैं 1867 का रिवाइज सेटलमेंट रिकॉर्ड वो इस बात की पुष्टि करता है कि गद्दी समुदाय में 13 उपजातियाँ आती हैं जिसमें हम सभी जातियों के नाम अंकित हैं तथा हम चाहते हैं कि हमारी इन उपजातियों के साथ जो है वो गद्दी शब्द जोड़ा जाए। सर, हमें लगता है कि हमने जितने साक्ष्य हम जुटा सकते थे सरकार ने भी संज्ञान लिया है। सरकार ने भी पूरी अपने लेवल पर जो छानबीन करवाई है। 3 से 4 बार जो है मुख्यमंत्री महोदय को डीसी कांगड़ा द्वारा जो है रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। ना जाने क्या विडंबनाएं हैं, वो क्यों देरी करते हैं, किस लिए उन्होंने हमारा काम रोका हुआ है। इस काम में तो सरकार को 1 रुपये के बजट का भी प्रावधान नहीं करना, सरकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई आर्थिक बोझ नहीं है। फिर भी ना जाने सरकार 3-4 लाख लोगों को क्यों निरादर कर रही है। इसमें हम लोगों में काफ़ी रोष है। हमने रैलियाँ भी की हैं और समय अनुसार हमने अपना रोष भी व्यक्त किया है। लेकिन हमें लगता है कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, जो हमारी ही कम्युनिटी के हैं, उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया और मुख्यमंत्री महोदय को भी शायद ऐसा ही लगता होगा कि इनके नुमाइंदे कहाँ हैं। तो इस करके भी हमारे काम में जो ढील बरती जा रही है। जी बिल्कुल, वो हमारी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, वो भी गद्दी समुदाय के हैं, लेकिन कभी भी वो किसी भी मंच पर हमारे साथ खड़े नहीं हुए और उन्होंने कभी भी खुलकर नहीं कहा कि इन लोगों के साथ जो है वो गद्दी शब्द जुड़ना चाहिए। मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा ने उनकी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाने की खबर का खंडन किया है। दिल्ली से लौटने के बाद अनिल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके कांग्रेस में शामिल होने की जो खबरें चल रही हैं वे पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनकी कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है और उन्होंने अपनी बात विस्तार से रख दी है। उन्होंने दोनों दलों की तरफ से ऑफर है और अब उन्हें दोनों दलों से ऑफर है। अब दिल्ली में लौटने के बाद वे सदर क्षेत्र की जनता के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं। सदर क्षेत्र की जनता जिस दल से चुनाव लड़ने को कहेगी उसी दल से चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने होगा, ना कि बंद कमरे में होगा। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया है, कहाँ से खबरें मिलती है मुझे नहीं मालूम, परंतु कल ही मुझे कुछ लोगों के फ़ोन भी आए कि आपने क्या कांग्रेस ज्वाइन कर ली है।
तो ज्वाइन तो मैं मंडी में नहीं करूँगा तो दिल्ली में जाकर ही ज्वाइन करूँगा, और या नहीं ज्वाइन करूँगा तब भी कोई अलग बात है। हाँ, मैं दिल्ली गया था 2-3 दिन के लिए, तो शीर्ष नेताओं से मैंने बात करने का प्रयास किया कि अपनी बात में रख सकूं उस पार्टी में भी जहां अभी मैं विधायक हूं, और उस पार्टी में भी जहां मैं एक मंत्री होते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। परंतु जो मीडिया के अंदर लग रहा है, कभी किसी का नेताओं का नाम आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, मैं इसका खंडन करता हूं, क्योंकि जो नेता कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे, जहाँ तक मैं अपनी बात रखी है, अब आगे देखते हैं उनका जो फैसला आएगा। और मैंने कहा कि ये फैसला अंदर नहीं होगा, ये फैसला पब्लिक के अंदर होगा, पब्लिक के पास इस फैसले को पार्टी के माध्यम से बताया जाए, जिससे मैं लोगों को जो है अपनी पोजीशन क्लियर कर सकूं। शुरू से ये इलाका हमारा जो है जो रहा है, इस पर लगातार मैं आज भी निकल रहा हूँ अभी इसी चीज़ के लिए, और देखते हैं आगे क्या जो है लोगों का जो फैसला होता है उसके बाद ही हम निर्णय कर पाएंगे। भारतीय किसान संघ ने बिलासपुर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हाथों में बैनर व तख्तियां लेकर धरना प्रदर्शन किया है। तो वहीं प्रदर्शन संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मांगों को जल्दी से जल्द पूर्ण नहीं किया जाएगा, अन्यथा भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने को मजबूर प्रदर्शन, जिसके प्रति प्रदेश सरकार उत्तरदायी होगी। भारतीय किसान संघ जिला बिलासपुर इकाई जो है आज उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने जा रही है कि जो बेसहारा पशु हैं इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण हो। इससे कई प्रकार के नुकसान हमारी फसलों को भी हो रहे हैं और इससे मनुष्य को भी खतरा है। इसी संबंध में कुछ जिलों में हमारी गौ सेंचुरीज बन गई हैं, लेकिन कुछ जिले जो रहे हैं वहाँ गौ सेंचुरीज बनाई जाएँ और वहाँ इन बेसहारा पशुओं को रखा जाए। इसी प्रकार हमारी जो खाद्य हैं वो उनकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि किसान की पकड़ से बाहर होती जा रही है। वहाँ भी सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी दी जाए और वो सीधा किसान के खाते में जमा हो। भारतीय किसान संघ समय समय पर सरकार को किसानों की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराता रहता है। गत 10 जनवरी 2022 को भी हमने इन्हीं समस्याओं को लेकर मंडल स्तर पे धरना प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी उन बातों पे कोई अमल नहीं किया है। जैसे जो बेसहारा पशु हैं, इनसे मनुष्यों को ज़्यादा खतरा है, वो हर कहीं जान के लिए खतरा बना हुआ है। बाकी किसानों ने फसलें लगानी छोड़ दी हैं, क्योंकि बेसहारा पशु रात को दिन को जब भी मौका मिलता है वो सारी फसलें उजाड़ देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।